नमस्ते। मैं डॉक्टर संपतराम रेगर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों की समस्या सदैव ही बहुत अधिक जटिल रही है। यदि एक ओर शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगा देना चाहिए जिससे राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य न कर सके। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि राज्य पर भी इस प्रकार के प्रतिबंध होने चाहिए जिसमें कि राज्य में रह रहे व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों का वो हनन नहीं करे, अतिक्रमण नहीं करे। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का एक श्रेष्ठ उपाय के रूप में हम इनको जानते हैं। अगर हम आगे देखें कि फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया था। इस क्रांति के उपरांत फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 के नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा करके नागरिकों को कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने का प्रयास किया, यानी कि फ्रांस अपने संविधान में इनको रखा। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधन द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संविधान का अंग बनाया। ये संशोधन ही सामूहिक रूप से अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स कहलाए। इसका प्रभाव अन्य यूरोपियन राज्यों के संविधानों पर भी पड़ा। देखा देखी से वो भी अपने संविधान में इस प्रकार की बातें रखी। प्रथम युद्ध के बाद में अनेक जो पुराने राज्य और युद्ध के बाद स्थापित अनेक नए राज्य जिन्होंने अपना नई संविधान बनाया, उनमें मौलिक अधिकारों को वो शामिल किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में मौलिक अधिकारों का विस्तार और भी लोकप्रिय रहा। इस युद्ध के बाद भारत, म्यांमार यानी बर्मा और जापान आदि जिन देशों के संविधानों का निर्माण हुआ तथा उन सभी मौलिक अधिकारों का समावेश किया, यानी अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया। 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 10 दिसंबर 1948 को की सार्वभौमिक घोषणा के नाम से अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र भी स्वीकार किया गया और इस प्रकार मौलिक अधिकारों के विचारों के समय वर्तमान में एक सार्वमान्य धारणा का रूप ग्रहण कर लिया। मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये उनकी आवश्यकता थी। अब हम उसकी बात करेंगे महत्व की। इनका क्या महत्व है, मौलिक अधिकारों को रखने से संविधान में क्या महत्व मिलता है, तो इसके संबंध में अगर हम बात करेंगे तो मौलिक अधिकार लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। वे उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा क्रियान्वित होती है। इनके द्वारा व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, साथ साथ में मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। मौलिक अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए ये नितांत ही आवश्यक है, यानी जरूरी है। मौलिक अधिकार व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उच्च सामंजस्य है, यानी व्यक्ति के साथ साथ में उसकी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के साथ सामाजिक नियंत्रण, ये सारी की सारी सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। नागरिकों के मौलिक अधिकार का मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों ही हैं। इसी कारण इनका अपना मनोवैज्ञानिक महत्व रहा है। आज के युग में कोई राजनीतिक दार्शनिक उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता है, अनदेखी नहीं कर सकता है। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों का अर्थ।
महत्व के बाद में इनका अर्थ क्या है, इसके संबंध में अगर हम बात करते हैं तो ये अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं, यानी राज्य का कोई अपना हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, वो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहलाते हैं। व्यक्ति के इन अधिकारों को निम्नलिखित आधारों पर मौलिक अधिकार कहा जा सकता है। ऐसे कौन से आधार हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये मौलिक अधिकार है, जिसमें पहली बात है वो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार बहुत आवश्यक हैं। दूसरा जो आधार है वो ये है कि इन्हीं देश का मौलिक विधि अर्थात संविधान का स्थान दिया गया है। इसके साथ ही जो तीसरा जो कारण है, मौलिक अधिकार साधारणतः उल्लंघनीय है, इनकी उल्लंघना नहीं की जा सकती है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुसार अधिकार पत्र की, तो उसकी क्या विशेषता थी। अधिकार पत्र में मौलिक अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य आधुनिक संविधानों की प्रेरणा ली, लेकिन भारतीय संविधान का अधिकार पत्र अधिकारों और उनके संबंध में व्यवस्था के में वैसे ही नहीं है जैसे अन्य संविधानों के अधिकार पत्र हैं। अगर हम इन अधिकार पत्रों की विशेषता देखेंगे तो पहली विशेषता यह है कि सर्वाधिकार विस्तृत अधिकार पत्र हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो अधिकार पत्र हैं वो सर्वाधिकार व्यापक है, विस्तृत है। भारतीय संविधान का तृतीय भाग जिसमें मौलिक अधिकारों की विवेचना की गई है, मौलिक अधिकारों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 23 यानी 12 से लेकर के 30 और उसके बाद 32 से लेकर के 35 यानी कुल मिलाकर के 23 अनुच्छेद ऐसे हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख कराते हैं। मौलिक अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित, मौलिक अधिकार कोरे सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित हैं और संपूर्ण समाज के लिए ये उपयोगी हैं। ये भी इनकी मौलिकता है। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे मौलिक अधिकार सीमित हैं, निरंकुश नहीं है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, वरन संविधान के द्वारा ही अन्य प्रतिबंध लगा दिए गए। प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। पांचवा आधार है मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार केवल कागजी प्रतिज्ञा मात्र नहीं हैं, वे पूर्ण वैधानिक अधिकार हैं और संविधान के न्यायालयों में को आज्ञा ही है कि वे देखें कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने लग रहा है। इसके संबंध में संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, मूल अधिकार कितने हैं। तो हम बात करेंगे मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, परंतु बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, अब उनकी संख्या 6 है। यानी कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो वो संख्या में 6 हैं। हम अब बात करते हैं मूल अधिकार में जो पहली बात आती है वो समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक बताया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 में, तो संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के साथ समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं किया गया है, यानी वो भेद निषेध है। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर है, यानी सबको समान अवसर दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता पर निषेध है, यानी कोई छुआछूत नहीं करेगा, एक सब प्राणी समान रूप से हैं और उन आपस में छुआछूत नहीं करेंगे, तो ये अस्पृश्यता का निषेध का अनुच्छेद है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का निषेध है। उपाधियों के संबंध में जब हम बात करते हैं तो ब्रिटिश काल में संपत्ति आदि के आधार पर उपाधियां दी जाती थी, प्रदान की जाती थी, जो सामाजिक जीवन के भेद उत्पन्न करती थी। नवीन संविधान में इनका निषेध कर दिया गया है, किंतु अनुच्छेद 18 में ये व्यवस्था की गई कि सेना अथवा शिक्षा यानी विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं करेगा, यानी इन 2 विभागों को छोड़ करके दूसरे विभागों में किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 18 की
उपरोक्त व्यवस्था के बावजूद भारत में 1950 से ही भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आदि उपाधियां भारत सरकार के द्वारा दी जाती थी। मार्च 1977 में जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद महान्यायवादी ने परामर्श दिया कि ये उपाधियां अनुच्छेद 18 की धारा 1, 2 और 3 के शब्दों तथा भावनाओं के अनुरूप नहीं है। अतः जुलाई 1977 में संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया और इन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। परंतु 1980 में राजनीतिक स्थिति में पुनः परिवर्तन के साथ संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर पुनः इस प्रकार की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ कर दिया गया। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक ये इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। उन स्वतंत्रताओं में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 19 क में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और इसके साथ अनुच्छेद 19 ख में हम बात करें तो अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 ग में समुदाय एवं संघ के निर्माण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 घ में भारत राज्य में आबाद की स्वतंत्रता है, और 19 ड में भारत राज्य क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता है। 19 में वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्ध के विषय में संरक्षक की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षक है। इसके साथ ही अनुच्छेद तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें 2 अनुच्छेद बताए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 23 बेगार और इस प्रकार की अन्य जबरदस्ती से लिया हुआ श्रम निषेध बताया गया है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद मौलिक अधिकार 4 में। तो मौलिक अधिकार 4 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों पर प्रतिबंध करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक व्यय के निश्चित धन पर कर की अदाई पर छूट दी जाएगी। अनुच्छेद 28 में राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के 5वें की, जिसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक 2 ऐसे अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। 2 अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 29 नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना है। और अब आता है लास्ट में 6ठा मूल अधिकार, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह अनुच्छेद 32 में है, 32 का में जिक्र किया गया है। इसके संबंध में अगर हम बात करें तो यह संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, क्योंकि अनुच्छेद 32 में कुछ इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का है, प्रमादेश का है, और इसके साथ साथ प्रतिनिषेध का है, उत्प्रेषण का है और अधिकार परीक्षा का है। इस प्रकार से ये जो प्रावधान है ये महत्वपूर्ण प्रावधान है, और इस प्रावधान के आधार पर हम अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं संपत्ति के अधिकार का, यानी संपत्ति का जो अधिकार है अब मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय नागरिकों को वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है। 44 संवैधानिक संशोधन यानी 30 अप्रैल 1979 से पूर्व तक संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त था। 1950 से लेकर के 1978 तक इस अधिकार के संबंध में अनेक संवैधानिक संशोधन हुए, और ये अधिकार बहुत ही विवादस्त रहा इसका विषय। और उसके बाद में 30 अप्रैल 1979 में इसको मौलिक अधिकार का दर्जा हटा दिया गया, यानी इसको मूल अधिकार के रूप में नहीं माना जाता है। 1950 से लेकर के
78 तक ये मूल अधिकार था, पर वर्तमान में अब ये मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं है। मूल अधिकारियों की संख्या 6 है। धन्यवाद।